अध्याय 26 ऑडिशन। सुबह सुबह ही शिन्यान की नींद अलार्म की आवाज से खुल गई। उसने अपनी आंखें मसलते हुए करवट बदली तो देखा कि उसके बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था, लेकिन कुछ तो अलग लग रहा था। गु येचेन का तकिया अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। ही शिन्यान उठकर बैठ गई और वो तकिया उठाया। तकिए से गु येचेन की हल्की सी मर्दाना खुशबू आ रही थी, और तभी उसे कल की उसकी बेहयाई भरी हरकतें याद आ गईं। वो अपने बालकनी की ओर गई और तकिया पेड़ की तरफ फेंकने ही वाली थी कि रुक गई। उसने तकिए को एक बार फिर देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए उसे सीने से लगा लिया। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। वो कम से कम 40 फीट ऊपर थी। इतनी ऊंचाई पर कोई कैसे सीधे आ सकता है? गु येचेन आखिर ऊपर आया कैसे था? ही शिन्यान फिर से कमरे में आई और तकिया फिर से बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और आराम से पजामे में ही बिस्तर पर बैठ गई। जब रोल की स्क्रिप्ट लोड हो रही थी, तभी उसकी नज़र बेड के पास रखी टेबल पर पड़ी। वहां एक सुंदर लाल गुलाब रखा हुआ था। उसने गुलाब को उठाया। कांटे साफ कर दिए गए थे और हर पंखुड़ी एकदम परफेक्ट खिली हुई थी। ही शिन्यान ने गुलाब को सूंघा और मुस्कुरा उठी। गु येचेन को फूल चुनने का अच्छा स्वाद है। 2 घंटे बाद ही शिन्यान ने मेकअप किया, तैयार हुई और कमरे से बाहर निकल पड़ी। लंच का टाइम पास आ रहा था और वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही थी। नीचे बाई जियावई और ली हुईरन सोफे पर बैठे थे, दोनों अपने अपने काम में बिजी। जैसे ही उन्होंने शिन्यान की आवाज सुनी, दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। शनिवार था, इसलिए बाई जियावई घर पर ही था, लेकिन ही शिन्यान को ली युयान कहीं नजर नहीं आई, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। बाई जियावई ने पूछा, कहाँ जा रही हो? ही शिन्यान, ऑडिशन है। ली हुईरन तुरंत खड़ी हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है। युयान का भी आज ऑडिशन है। ही शिन्यान को याद करने पर भी नहीं आया कि ली युयान भी ब्यूटीफुल थिंग्स पास्ट के ऑडिशन का हिस्सा थी या नहीं। खैर, उसने बता दिया कि वो लंच पर वापस नहीं आएगी और निकल गई। बाहर उसकी मुलाकात वू मिंगर से हुई और दोनों साथ में ऑडिशन बिल्डिंग में दाखिल हुए। अंदर बैठने के बाद ही शिन्यान ने इधर उधर देखा। बहुत से जान पहचाने चेहरों वाले सेलिब्रिटी वहां ऑडिशन देने आए थे। ड्रामा के मेल और फीमेल लीड पहले से तय थे। दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार्स थे। वू मिंगर ने धीरे से ही शिन्यान के कान में कहा, यन्यान, यांग याची अपनी व्हाइट लोटस को भी ले आई है। ही शिन्यान ने दरवाजे की ओर देखा। यांग याची बड़ी ही शान से अंदर आई थी और उसके साथ चल रही थी ली युयान। दोनों मस्त हंसी मजाक कर रही थी। व्हाइट लोटस यानी ली युयान। ब्यूटीफुल थिंग्स पास्ट एक मशहूर नोवेल पर बना ड्रामा था। इसके डायरेक्टर मा चियाओची बहुत बड़ा नाम थे और इस प्रोजेक्ट में $200 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ था और न्यूज चैनलों पर इसके चर्चे शुरू हो गए थे। सबको पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हिट होने वाला है, इसलिए ढेरों लोग ऑडिशन देने आए थे। ही शिन्यान को ये देखकर कोई हैरानी नहीं हुई कि यांग याची ली युयान को साथ लाई है। ली युयान उसकी फेवरेट थी और उसे पहले ही थोड़ा बहुत फेम भी मिल चुका था। ली युयान की पॉपुलैरिटी ही शिन्यान से ज्यादा थी, क्योंकि जब ही शिन्यान यांग याची के अंडर थी तो उसे कोई मौका नहीं दिया गया। सारे अच्छे रोल्स युयान को मिलते थे। यांग याची हमेशा ली युयान से खुश रहती थी और उससे कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन ही शिन्यान उसकी बात नहीं मानती थी और याची सिर्फ इसलिए उससे जुड़ी रही क्योंकि वो सुंदर थी और क्योंकि युयान ने कहा था। ही शिन्यान को ये ऑडिशन किसी अपने सोर्स से मिला था, लेकिन ली युयान को याची ने दिलवाया। अगर ये 8 साल पहले की ही शिन्यान होती तो वो जरूर जल भुन जाती, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे याद था कि ली युयान को इस ऑडिशन से कुछ नहीं मिला था। उल्टा ही शिन्यान को ही एक रोल मिला था, भले ही छोटा था, लेकिन वही असली जीत थी। यांग याची ने ली युयान को वेटिंग रूम तक पहुंचाया और चली गई।
अब ली युयान ने पूरे कमरे में एक घमंडी नजर डाली और उसकी नजर जाकर टिकी ही शिन्यान पर। पहले तो उसे थोड़ा झटका लगा, लेकिन अगले ही पल घमंडी मुस्कान के साथ सीधी आ गई ही शिन्यान के सामने। वो मिंगर गुस्से से फुफकारते हुए बोली, मेरा मन कर रहा है इसे एक मुक्का मार दूं। ही शिन्यान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे इशारा किया कि शांत रहो। अब बहुत कुछ बदल चुका था। ये उसकी दूसरी जिंदगी की सिर्फ शुरुआत थी। पहले ली युयान ऐसे समय पर भी अच्छी बनने का नाटक करती थी, लेकिन अब उसने अपना नकाब खुद ही हटा दिया था। शायद इसलिए क्योंकि उसका असली चेहरा सु झिमिंग वाली बात में पहले ही सबके सामने आ चुका था। अब कुछ छुपाने को था ही नहीं, या फिर अब वो झूठी मुस्कान बनाए रखने की ताकत खो चुकी थी। ली युयान ने घमंडी लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ही शिन्यान ने आंखें घुमाईं। ऑडिशन देने आई हूँ। और क्या? ली युयान, सिस्टर यांग ने बुलाया तुम्हें? ही शिन्यान, तुम्हें लगता है ऐसा मुमकिन है? ली युयान बाहें मोड़ते हुए बोली, काफी हिम्मत है तुम्हारी। ही शिन्यान, कंधे उचकाते हुए, अब तो मैं उसके अंडर काम भी नहीं करती। ली युयान को ये सुनकर थोड़ी टेंशन हो गई। उसका तो प्लान था कि जब तक वो फेमस ना हो जाए तब तक ही शिन्यान को यांग याची के कंट्रोल में रखे, लेकिन अब ही शिन्यान उसका रास्ता काट सकती थी। उसे मानना पड़ा, ही शिन्यान उससे ज्यादा टैलेंटेड थी, ज्यादा खूबसूरत भी। ली युयान के मन में जलन का ज्वालामुखी फूट पड़ा। ली युयान ने पूछा, तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दे रही हो? ही शिन्यान थोड़ी देर सोचकर बोली, तुम बताओ पहले। ली युयान ने भौहें चढ़ाई और एक कदम आगे आई। मैंने पहले पूछा था। ही शिन्यान मुस्कराई, तो फिर तुम ही पहले बताओ। थोड़ी बहस के बाद ली युयान ने जवाब दिया, मैं कंक्यूबाइन शी के रोल के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। ही शिन्यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मुस्कराई, क्योंकि वो खुद कंक्यूबाइन शी की नौकरानी के रोल के लिए आई थी। क्या संयोग है ना? अध्याय 27 गु येबेई की एंट्री। जैसे ही ली युयान ने बताया कि वो कॉन्क्यूबाइन शी के रोल के लिए ऑडिशन देने आई है, हे शिन्यान के मन में जैसे घंटी सी बजी। अरे वाह, मैं तो उसी कॉन्क्यूबाइन शी की दासी के रोल के लिए आई हूँ। ये जो ड्रामा था वो पुराने जमाने की कहानी पर बना था, जब कंट्री जेड में सम्राट हुआ करते थे, रानियां होती थीं और महलों में साजिशें चलती थीं। पूरी कहानी महल की रानियों के बीच की लड़ाई और राजनीति पर आधारित थी। हे शिन्यान को सब याद था। पिछले जन्म में भी उसे यही रोल मिला था, उस दासी का जो सम्राट को रिझाने की कोशिश करती है और फिर कॉन्क्यूबाइन शी उसे मार डालती है। थोड़ी हैरान होकर उसने पूछा, आज कॉन्क्यूबाइन शी के रोल का ऑडिशन हो रहा है? ये थोड़ा अजीब बात थी, क्योंकि इतने बड़े रोल तो पहले से तय कर लिए जाते हैं। ली युयान ने घमंड से थोड़ी ऊपर उठाई और बोली, हाँ, आज ही है, लेकिन बस 3 लोग ही ऑडिशन दे रहे हैं इस रोल के लिए। हे शिन्यान ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, इसको तो रोल मिला भी नहीं है और अभी से ऐसे अकड़ रही है। फिर ली युयान ने दोबारा पूछा, तो तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दे रही हो? हे शिन्यान ने सीधा जवाब दिया, कॉन्क्यूबाइन शी की दासी। ली युयान की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं, फिर वो जोर जोर से हंस पड़ी। हाँ, ये रोल तो तुम पर खूब जचेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम पास हो जाओ, ताकि मुझे स्क्रीन पर सेवा करने वाली एक दासी मिल जाए। वो मिंगर को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो बड़बड़ाई, बिल्कुल घटिया बात कर रही है ये। ली युयान ने उसकी बात सुन ली और गुस्से से घूरा, तुम्हारी तो कोई औकात भी नहीं है बोलने की। हे शिन्यान ने वो मिंगर का हाथ पकड़कर उसे शांत किया और ली युयान से बोली, बहन युयान, ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं होता। तुम्हारे साथ 2 और लोग ऑडिशन दे रहे हैं ना? सोचो जरा, अगर तुम्हें रोल नहीं मिला तो कितनी शर्मिंदगी होगी। ली युयान को शायद इस बात का ध्यान ही नहीं था। वो बस घमंड से बोली, तो देखते हैं। इतने में यांग याकी काम खत्म करके वापस आई और ली युयान को ढूंढते हुए बोली, हे शिन्यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे शिन्यान ने ज्यादा बात नहीं की, बस शालीनता से बोली,
यांग जी। यांग याची ने और कुछ नहीं कहा और ली युयान को एक तरफ ले जाकर बोली, डायरेक्टर माँ ने तुम्हारा ऑडिशन सबसे पहले रखा है। जब दोनों वहां से चली गईं, तो हे शिन्यान ने चैन की सांस ली। ऐसे लोगों से बात करना बहुत थकाने वाला होता है। अब से दूरी ही भली। वू मिंगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी दरवाजे के बाहर से जोरदार चीख पुकार सुनाई देने लगी। सभी लोग चौंककर बाहर देखने लगे कि क्या हुआ है। कुछ गार्ड अंदर आए और दीवार के किनारे लाइन में खड़े हो गए। हे शिन्यान ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर देखा और फिर एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, जिसके पीछे पीछे कई लोग चल रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया और ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें शुरू हो गईं। वो लड़का आसमानी नीले रंग का सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर काले चश्मे थे, पर फिर भी साफ पता चल रहा था कि वो कौन है। गु येबेई, कंट्री जेड का सबसे बड़ा सुपरस्टार। हर लड़की, चाहे वो स्कूल में हो या दादी अम्मा हो, सब उसकी दीवानी थी। और क्यों न हो, उसका कद लंबा, चेहरा सुंदर, मुस्कान प्यारी और एटीट्यूड एकदम राजा महाराजा जैसा। पिछली जिंदगी में हे शिन्यान को गु येबेई से कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो पूरी तरह सूट झिमिंग में ही उलझी रही थी। पर इस जिंदगी में अब जब गु येछेन को देख लिया है, तो किसी और में क्या दिलचस्पी होगी। एक पल को हे शिन्यान ठिठक गई। गु येछेन और गु येबेई, नाम कितने मिलते जुलते हैं ना। फिर उसने ध्यान हटाकर स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मिंगर तो खुशी के मारे अपनी सीट से कूद पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, या न्यान, या न्यान, वो गु येबेई है, मेरा पति। हे शिन्यान ने कानों में उंगली डाल ली और अपनी दोस्त को पागल होते हुए देखा। गु येबेई ने सबको मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बोला, सभी को ऑडिशन के लिए शुभकामनाएं। उफ, फिर तो शोर और ज्यादा बढ़ गया। कुछ लड़कियां तो खुशी के मारे बेहोश होने वाली थी। गु येबेई ने चश्मा उतारा और हे शिन्यान ने गौर किया। उसका चेहरा वाकई में गु येछेन से मिलता जुलता था। शायद सारे हैंडसम लोग आपस में एक जैसे ही लगते हैं। गु येबेई ने भीड़ की तरफ देखा और उसकी निगाहें सीधे हे शिन्यान पर जा टिकीं। वो मुस्कराया और हाथ हिलाकर अंदर चला गया। अब तो चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया। गु येबेई ने मेरी तरफ देखा। नहीं, उसने मुझे देखा। अरे पागलों, उसने तो मुझे देखा। वो मिंगर भी खुश होकर बोली, गु येबेई ने मुझे देखा या न्यान। हे शिन्यान ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कराकर सोचा, ठीक है भई, जो तुम्हें खुश रखे। कुछ देर बाद सब शांत हुआ और हे शिन्यान दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। फिर अचानक कोई आवाज आई, मिस हे शिन्यान। उसे लगा कि अब उसका ऑडिशन का नंबर आ गया है, तो वो जल्दी से उठी। लेकिन जब उसने दरवाजे पर देखा तो चौंक गई। आप? नमस्ते मिस है, मैं मिस्टर गु का असिस्टेंट हूँ, चेन शियाओ। हम पहले मिल चुके हैं। हे शिन्यान ने पहचान लिया। हाँ, अब याद आया। नमस्ते मिस्टर चेन, आज मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। क्या मिस्टर गु ने मुझे बुलाया है? हे शिन्यान ने हैरानी से पूछा। चेन शियाओ ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया और बगल में खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। मैं सचिव जिन के साथ आया हूँ। हे शिन्यान और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। ये कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इनसे उधार ले रखा है? सचिव जिनका चेहरा इतना सख्त और ठंडा था कि गु येछेन से टक्कर ले सकता था। चेन शियाओ ने समझाया, कल रात आपने ऑडिशन का जिक्र किया था, तो मिस्टर गु ने सचिव जिन को भेजा है ताकि कुछ जरूरी बातें देख सकें। उन्होंने डायरेक्टर से बात भी कर ली है। कौन सी बातें? हे शिन्यान ने आंखें तरेर कर पूछा। सचिव जिन आगे बढ़े और बेहद गंभीर आवाज में बोले, मैंने डायरेक्टर से आपके रोल की बात कर ली है। फिर उन्होंने 2 पन्ने उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके ऑडिशन के हिस्से हैं, इनसे आप स्क्रिप्ट की तैयारी कर सकती है। अगर आपका अभिनय ठीक ठाक भी रहा, तो ये रोल आपका ही है। हे शिन्यान ने कागज पकड़े और जैसे ही उसने रोल का नाम पढ़ा, उसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। कॉन्क्यूबाइन शी, अध्याय 28। हे शिन्यान का ऑडिशन।
कॉन्क्यूबाइन शी। हे शिन्यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके मन में तुरंत ली युयान का चेहरा घूम गया। जब उसे ये पता चलेगा कि उसे रोल नहीं मिला, तब उसका मुंह कैसा लटक जाएगा। चेन शियाओ फिर बोला, मिस है, मिस्टर गु ने इस बार आपकी मदद की है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको ये बात जरूर बताऊं, ताकि आपको पता चले। हे शिन्यान कुछ बोल ही नहीं पाई। कहानी और ड्रामों में तो यही सिखाया जाता है, ना कि मदद करो लेकिन बताओ मत। फिर ये गु येछेन को क्या हो गया है? ऊपर से उसने तो गु से कोई मदद मांगी भी नहीं थी। हे शिन्यान अभी ठीक से सोच भी नहीं पाई थी कि चेन शियाओ और सचिव जिन जाने की तैयारी करने लगे। चेन शियाओ ने मुस्कुराकर कहा, मिस है, ऑडिशन में बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर गु को पूरा भरोसा है आप पर। हे शिन्यान के होंठ थोड़े टेढ़े हो गए। वो पूछना चाहती थी, क्या सच में गु येछेन ने ये कहने को कहा था? इतनी प्यारी प्यारी बातें। लेकिन पूछने से पहले ही दोनों जा चुके थे। वो मिंगर तो पीछे छिपकर सारी बात सुन चुकी थी। उसने उत्साह से हे शिन्यान का हाथ पकड़ा। ओहो, मिस्टर गु को तुमसे कितना मतलब है यार। हे शिन्यान ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और बस वो 2 कागजों को कसकर पकड़ लिया। फिर वो इंतजार कक्ष से बाहर एक शांत सी जगह पर चली गई और बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। वो मिंगर उसके बगल में बैठ गई और मोबाइल पर गेम खेलने लगी। कुछ देर बाद वो मिंगर ने गेम बंद की और सिर उठाया। ली युयान ऑडिशन रूम से बाहर आ रही थी। चेहरे पर तनाव और आंखें नम थीं। वो मिंगर धीरे से बोली, यान यान, व्हाइट लोटस बाहर आ गई। लगता है रो रही है। हे शिन्यान ने बिना देखे जवाब दिया। लगता है ऑडिशन फेल हो गया। वो मिंगर ने खिलखिलाकर कहा, बिल्कुल सही हुआ। भुगतो अब। थोड़ी दूर से ली युयान ने शिन्यान को देख लिया और आंसू पोंछते हुए उसकी ओर बढ़ी। वो सामने आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तुम बहुत खुश हो ना कि मुझे कॉन्क्यूबाइन शी का रोल नहीं मिला? हे शिन्यान ने अपनी नाक खुजाई और बेधड़क बोली, थोड़ा सा। ली युयान ने आंखें घुमाई। मुझे पता था तुम्हें मेरी हार में मजा आएगा। लेकिन सुनो, मुझे कॉन्क्यूबाइन शी का रोल नहीं मिला, पर एक और रोल मिला है। जानना चाहती हो कौन सा? हे शिन्यान ने ऊबते हुए पूछा। कौन सा? ली युयान ने मजे से हंसकर कहा, कॉन्क्यूबाइन शी की दासी का। यानी अब तुम्हारा ऑडिशन का मौका गया। वो चुपचाप खड़ी रही, हे शिन्यान की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। उसे लगा, हे शिन्यान पहले हैरान होगी, फिर गुस्से से भड़क उठेगी। पर हे शिन्यान के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। ली युयान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम चौंकी नहीं? हे शिन्यान मुस्कुरा दी। अरे, एक दासी ही तो थी। चली गई तो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अब एक और ऑप्शन है। ली युयान को यकीन नहीं हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कौन सा रोल? हे शिन्यान ने मुस्कराते हुए अपने हाथ में पकड़े 2 पन्ने सामने लहराए। कॉन्क्यूबाइन शी। बस, ये 2 शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने ली युयान पर बिजली गिरा दी हो। वो एकदम से जड़ हो गई। ये तो मुमकिन ही नहीं। उन्होंने तो कहा था कि कॉन्क्यूबाइन शी का रोल फाइनल हो चुका है। हे शिन्यान ने भौं उठाई और शरारत से मुस्कुराई। शायद मैं ही वो फाइनल वाला नाम हूँ जिसका जिक्र हो रहा था। बहन युयान, दासी वाला रोल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब आगे चलकर कॉन्क्यूबाइन शी की अच्छी सेवा करना, ठीक है? हे शिन्यान कोई मासूम या सीधी लड़की नहीं थी। उसका बस एक उसूल था, तब तक किसी से पंगा नहीं लेना जब तक वो खुद शुरू ना करे। ली युयान के जाने के थोड़ी देर बाद हे शिन्यान को ऑडिशन रूम के अंदर बुलाया गया। हालांकि उसने शुरुआत में दासी के रोल की तैयारी की थी, लेकिन कॉन्क्यूबाइन शी का किरदार भी उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि दासी का किरदार पूरी तरह कॉन्क्यूबाइन शी के आसपास ही घूमता था। अधिकतर डायलॉग्स भी उनके साथ ही थे। ऑडिशन रूम बहुत बड़ा था। फर्श चमचमाता हुआ और लाइटें तेज थी। जैसे ही हे शिन्यान अंदर आई, उसकी हील्स की आवाज गूंजने लगी। वो हर क्लिक जैसे उसके दिल पर पड़ रहा हो।
थोड़ी घबराहट होने लगी। ये पहली बार था जब उसने किसी की सिफारिश से कोई मौका लिया था। अगर एक्टिंग ठीक नहीं हुई तो शर्म तो होगी ही, पर गु येचेन की भी बेइज्जती हो सकती थी। डायरेक्टर माँ के अलावा वहाँ और भी कई लोग बैठे थे। हे शिन्यान ने चारों तरफ नजर डाली, पर किसी को नहीं पहचानती थी। डायरेक्टर माँ कियाओकी ने पूछा, तुम्हें शिन्यान हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ थोड़ी ऊपर उठाई और खुद का परिचय दिया। उसकी शांत चाल, साफ बोल और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींच लिया। माँ कियाओकी ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम अब परफॉर्म कर सकती हो। उन्होंने न तो सचिव जिन का जिक्र किया, न ही किसी और बात का। बस सीधा उसे एक्टिंग शुरू करने को कहा। हे शिन्यान को 2 सीन मिले थे। कॉन्क्यूबाइन शी का पहली बार महल में आना, कॉन्क्यूबाइन शी द्वारा अपनी दासी की हत्या करना। ज्यादातर एक्ट्रेसेस दूसरा सीन चुनती हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सप्रेशन, डायलॉग्स और इमोशंस दिखाने का मौका होता है। लेकिन हे शिन्यान ने पहला सीन चुना। कहानी के मुताबिक कॉन्क्यूबाइन शी सिर्फ 16 साल की लड़की थी जब उसे सम्राट की सेवा के लिए चुना गया। वो दूर दक्षिण की रहने वाली थी और मजबूरी में महल के लिए चयन प्रक्रिया में आई थी। महल में कदम रखते ही उसकी जिंदगी एक त्रासदी बन गई। हे शिन्यान को याद था कि भले ही ये लीड रोल न था, पर कॉन्क्यूबाइन शी का बैक स्टोरी पूरा था। एक शांत, समझदार लड़की जो खुद को बचाकर चलना जानती थी। वो किसी लड़ाई में नहीं पड़ती, किसी से जलन नहीं करती, पर फिर भी दूसरों की साजिशों का शिकार बनती है और अंत में सम्राट से कोई प्यार या महत्व नहीं मिलता। लेकिन शुरुआत में जब वो महल आई थी, वो भी एक आम लड़की थी जो नए जीवन को लेकर उत्साहित थी। हे शिन्यान ने जरा भी ओवर एक्टिंग नहीं की। बोलचाल और मूवमेंट बहुत कम रखे। बस अपने चेहरे के हाव भाव से उसने वो नई लड़की का डर, उलझन और उत्साह दिखाया। जैसे ही एक्टिंग खत्म हुई, डायरेक्टर माँ कुछ कहने ही वाले थे कि उनके बगल में बैठे एक आदमी ने पूछा, कॉन्क्यूबाइन शी इतनी परेशान और उलझी हुई क्यों लग रही है? उसे तो खुश होना चाहिए। आखिर उसे सैकड़ों लड़कियों में से चुना गया है। अध्याय 29, किरदार तय हो गया है। ये कॉन्क्यूबाइन शी इतनी परेशान और उलझी हुई क्यों लग रही है? उसे तो खुश होना चाहिए ना? इतने लोगों में से उसे चुना गया है महल में जाने के लिए। हे शिन्यान ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, वो दूर साउथ से आई है और यहाँ नॉर्थ की संस्कृति, लोग, कुछ भी उसके लिए जाना पहचाना नहीं है। ना कोई जान पहचान है, ना सहारा। तो अभी के लिए उसके चेहरे पर थोड़ी बेबसी और उलझन होनी चाहिए। वो आदमी सिर हिलाकर सहमति जताता है और हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे कुर्सी पर टिक जाता है। फिर अपने हाथ में पेन से खेलने लगता है। डायरेक्टर माँ एकदम सीधे होकर बैठते हैं और गंभीर लहजे में कहते हैं, तुम्हारी एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। कॉन्क्यूबाइन शी इतनी सुंदर नहीं होनी चाहिए। हे शिन्यान मन ही मन सोचती है, सुंदर होना तो उसका कसूर नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट इसको ठीक कर देगा। माँ चियाओची अब कुछ नहीं कहते, बल्कि पास बैठे आदमी से पूछते हैं, मिली, आपको क्या लगता है? वो आदमी मुस्कुरा कर कहता है, मुझे तो ये काफी अच्छी लगी। टेबल के कोने में बैठे एक और आदमी भी सिर हिलाता है, मुझे भी ठीक लगी। तभी है शिन्यान की नज़र कोने में बैठे गु येबेई पर पड़ती है। वो एकदम छिपा हुआ बैठा था, इसलिए अभी तक ध्यान नहीं गया। जैसे ही उसकी और नजरें मिलती हैं, गु येबेई बड़ी स्टाइल में हाथ हिलाकर मुस्कुराता है। हे शिन्यान चौंक जाती है। गु येबेई की मुस्कान हूबहू गु येचेन जैसी लगती है। क्या दोनों का कोई रिश्ता है? इतनी शक्ल मिलती जुलती है। जब मिली और गु येबेई दोनों ने हामी भर दी, तो डायरेक्टर माँ उठ खड़े हुए और बोले, ठीक है, किरदार फाइनल हो गया। शिन्यान, 2 हफ्ते बाद शूटिंग टीम को रिपोर्ट कर देना। हे शिन्यान का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो झुककर बोली, धन्यवाद, डायरेक्टर माँ। डायरेक्टर माँ मुस्कुराकर बगल में बैठे आदमी की तरफ इशारा करते हैं, तुम्हें असली धन्यवाद इस लेखक को देना चाहिए। हे शिन्यान की आंखें हैरानी से फैल गईं।
उसे अब जाकर समझ आया कि जो आदमी अभी सवाल पूछ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि फेमस राइटर ली कियांग है, जिन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स पास्ट किताब लिखी है। हे शिन्यान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि खुद लेखक ऑडिशन में मौजूद होंगे। तभी उसकी नज़र फिर से गू येबेई पर जाती है, जो अब भी बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। उसकी नज़रें इतनी गहरी थी कि हे शिन्यान थोड़ा असहज महसूस करने लगी। वो दोबारा ली कियांग को धन्यवाद कहती है और कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे लगता है जैसे गू येबेई की निगाहें अब भी उसका पीछा कर रही हों। बाहर आकर उसने वू मिंगर को ढूंढा और दोनों साथ में देर से लंच करने चले गए, जीत का जश्न मनाने। खाते वक्त हे शिन्यान ने बताया कि ऑडिशन में लेखक भी आए थे। ये सुनते ही वू मिंगर की गॉसिप मशीन चालू हो गई। तुम्हें नहीं पता? ली कियांग हर एक ऑडिशन में आते हैं जिसमें उनकी किताब पर कोई ड्रामा बन रहा हो। हे शिन्यान हैरानी से पूछती है, हर एक में? क्यों? वू मिंगर मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि वो चेहरा जज है, यानी उन्हें सिर्फ सुंदर लोग ही पसंद है। वो नहीं चाहते कि उनके किरदारों को कोई एवरेज लुक वाला एक्टर निभाए। मैंने सुना है कि उनके सीरियल्स में तो एक्स्ट्रा भी लुक देखकर चुने जाते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? वू मिंगर गर्व से बोली, मैं उनकी फैन हूँ। सारी किताबें पढ़ी है। तभी उसका फोन बजता है। वू मिंगर कॉल उठाकर स्पीकर ऑन करती है। उसका भाई वू चेनक्सी है। जल्द ही कॉल खत्म होती है और वू मिंगर कहती है, भाई ने कार वापस मांगी है, उसे अभी चाहिए। मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन खाना तो पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम खा लो, मैं निकलती हूँ, बाय। और वो जल्दी से मुंह पोंछकर भाग जाती है। अब हे शिन्यान अकेली बैठी थी। उसने खाना खत्म किया, पैसे चुकाए और बाहर निकल गई। थोड़ी देर सड़क पर घूमने के बाद वो अपनी कार की तरफ बढ़ी और घर लौटने लगी। सूरज ढल रहा था और हर तरफ शांति छाई हुई थी। कार पार्क करके वो धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो अंदर घुसी, उसे घर के अंदर कुछ ज्यादा ही चुप्पी महसूस हुई। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो देखा 3 लोग सोफे पर बैठे हैं। ली युयान अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। वैसे नकली लग रहे थे। हे शिन्यान की ओर देखा और घूरने लगी। उसकी माँ ली हुईरान उसे दिलासा दे रही थी और सामने बैठे थे बाई जियावेई, जिनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हे शिन्यान ने अनदेखा करने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो डैड, और जल्दी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पर तभी बाई जियावेई गुस्से में खड़े हो गए। हे शिन्यान। अध्याय 30 सफेद कमल का पत्ता। बाई जियावेई अचानक गुस्से में सोफे से उठे और कड़क कर बोले, हे शिन्यान। हे शिन्यान वहीं रुक गई और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। जी पापा। क्या हुआ? बाई जियावेई ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, क्या हुआ? क्या छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? हे शिन्यान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम अच्छी तरह जानती थी कि युयान एक रोल के लिए ऑडिशन दे रही है और उसने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। फिर तुमने उसका रोल उससे छीन क्यों लिया? हे शिन्यान का चेहरा अजीब सा बन गया। समझ नहीं आ रहा था हंसे या दुखी हो। ये लोग वाकई में बेवकूफ है। वो व्यंग्य से बोली, माफ कीजिए पापा, लेकिन मैंने उसका रोल छीना नहीं है, क्योंकि छीनने की बात तो तब होती जब वो चीज पहले से उसी की होती। ये एक ऑडिशन था, मतलब सब एक ही रोल के लिए ट्राई कर रहे थे और मैंने बस उससे बेहतर परफॉर्म किया, इसलिए मुझे मिल गया। ली युयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने सुना कि शिन्यान खुद को उससे ज्यादा टैलेंटेड बता रही है। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन सच्चाई यही थी। अपने पापा से इस तरह बात मत करो। ली हुईरान बीच में आ गई। बाई जियावेई का चेहरा भी थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी युयान को वो रोल चाहिए था और तुम उसकी बहन हो। तुम्हें उसकी पसंद की चीज से क्यों टक्कर लेनी चाहिए? हे शिन्यान का मन किया जोर से चिल्ला दे, मैं तो आपकी असली बेटी हूँ। लेकिन उसने खुद को रोका। अब उसने अपना मास्टर प्लान चालू किया, सफेद कमल एक्टिंग। अगर ली युयान
और उसकी माँ मासूम बनकर सिंपैथी ले सकती है, तो क्या वो नहीं कर सकती? हे शिन्यान ने दुखी सा चेहरा बनाते हुए कहा, पापा, आप इतना पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? मैं भी आपकी बेटी हूँ, और मुझे भी वो रोल चाहिए था। आपने युयान से क्यों नहीं पूछा कि वो अपनी छोटी बहन से लड़ क्यों रही है? मैंने भी बहुत मेहनत की है। आप जानते हैं ना, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, मुझे कोई मौका नहीं मिला। हमेशा दीदी को ही सब मिला। आज पहली बार मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट मिला, और अब वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब उसकी आंखें बड़ी बड़ी और हल्के गुलाबी हो चुकी थी, जैसे कोई खोया हुआ पप्पी हो। होंठ भी कांप रहे थे और उसने होंठ दबा लिए, जैसे रोने से रोक रही हो। ली युयान और ली हुईरान उसका ये ड्रामा देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। ली युयान का तो पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा था। हे शिन्यान ने चुपके से उन दोनों की तरफ देखा और हल्की सी चालाक मुस्कान दी, जो सिर्फ उन्हें दिखी। बाई जियावेई को तो सिर्फ अपनी मासूम बेटी दिख रही थी। अब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका था और बात भी सही लग रही थी। उन्होंने युयान की तरफ मुड़कर कहा, युयान, तुम्हारी छोटी बहन सही कह रही है। तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए था, ना कि जलन। ये अच्छी बात नहीं है। अगर अगली बार रोल चाहिए तो मेहनत करो, लेकिन जो तुमसे बेहतर है उस पर गुस्सा मत करो। ली युयान का चेहरा हरा पड़ गया, फिर सफेद। उसने गुस्से में पैर पटका और वहां से निकल गई। बाई जियावेई का गुस्सा अब ली हुईरान पर फूटा। देखो अपनी बेटी को, इतनी छोटी सोच की है। ये मेरी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? माँ हो तो अपनी बेटी को सिखाओ कि वो अच्छे खानदान की बहू बनने लायक बने। ली हुईरान ने गुस्से में दांत भींचे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बस सिर हिलाया और चुपचाप चली गई अपनी बेटी के पीछे। अब बाई जियावेई ने शिन्यान की तरफ देखा और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। सॉरी यन्यान, मुझे कुछ पता नहीं था। आज तुम्हें रोल मिलने की बधाई। हे शिन्यान मुस्कराई, कोई बात नहीं पापा, धन्यवाद। फिर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। लगता है ये सफ़ेद कमल वाला पत्ता काम कर गया, इसीलिए सब इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसने खुद से कहा, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। दुखी और मासूम बनना उसे कमज़ोर और नकली लगता था। ये नाटक तो बेवकूफ़ और झूठे लोगों के लिए है। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर करना पड़े तो बुरा भी नहीं। उस रात हे शिन्यान ने अकेले खाना खाया। बाई जियावेई बिजी थे और ली युयान और उसकी माँ ने बहाना बना लिया, शायद मूड नहीं था। उधर ली युयान अपने कमरे में पलंग पर बैठकर रो रही थी और ली हुईरान उसे चुप करा रही थी। माँ, हे शिन्यान ने मेरा रोल छीन लिया। ऑडिशन में तो सिर्फ 3 लोग थे और वो अचानक वहां पहुंच गई। उसने जानबूझकर मेरा रोल छीना। ली हुईरान सिर हिलाते हुए बोली, पता है बेटा, मत रो। थोड़ी देर बाद युयान ने आंसू पोंछे। फिर ली हुईरान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, युयान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शिन्यान बदल गई है? बदल गई? कैसे? युयान चौंकी। ली हुईरान ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को देखा। जब वो युयान की उम्र की थी तो इतनी चालाक और समझदार थी, लेकिन ये लड़की अब तक भोली है। जब से वो कॉलेज से वापस आई है, उसका बर्ताव बहुत बदल गया है। पहले वो हमारी बात मानती थी, आदर करती थी। अब वो ज्यादा समझदार लगती है, चालाक भी। ली युयान ने आंखें सिकोड़ ली, जैसे कुछ याद आ गया हो। सच में, मुझे तभी शक करना चाहिए था, जब वो सूट झिमिंग के घर पर अचानक आ गई थी। पहले वो इतनी शार्प नहीं थी। ली हुईरान ने पूछा, उससे कुछ कहा था तुमने? कुछ नहीं माँ, मैं तो हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कुछ न निकले मुंह से। मैं तो उससे हमेशा अच्छे से पेश आई, लेकिन पहले उसी ने बदलना शुरू किया। ली हुईरान को अपनी बेटी की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। ठीक है, अब जरा ध्यान रखना उससे।